8. क्यों बे साले, थोड़ा धीरे से नहीं मार सकता था क्या? अरे, नाक सुझा दे कमीना तूने। माधव, मेरे बचपन का दोस्त, जब भी हम दोनों मिलते कुछ इसी तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए मिलते, दूसरे ही पल एक हो जाते और फिर एक दूसरे से दुनिया भर की शिकायतें करते। हम 3 साल बाद मिल रहे थे। भाई है कहाँ तू? कितने साल हो गए, ना फोन ना अता पता। और बता, शादी की या अभी भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर है? मैं तो सेठ हूँ, तू बता, तूने किया या नहीं शादी उस साइबर कैफे वाली से? अरे कहाँ यार, वो तो किसी और के साथ सेटल हो गई। शादी तो की, पर खैर छोड़ इन बातों को। अरे सबकी किस्मत तेरे जैसी कहाँ, जिससे प्यार उसी से शादी। तेरे जैसा लव गुरु थोड़ा ही ना हो। याद है कॉलेज में तेरे पीछे लाइन लग जाती थी लड़कियों की। अपने पुराने दिनों की खट्टी मीठी बातों को याद करते इतने खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में माधव ने मुझसे पार्टी की फरमाइश की। यार, मैं अंजलि को कभी अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे घर चलते हैं, वहीं पार्टी कर लेंगे। इसी बहाने अंजलि से भी मुलाकात हो जाएगी। ओए होए, फैमिली मैन। और भाभी कुछ नहीं बोलेगी? नहीं, वो कभी कुछ नहीं बोलती। क्या किस्मत पाई है भाई साहब ने। चलो चलते हैं। मैं माधव को अपने घर ले आया। अंजलि को दरवाजे से ही पुकारते हुए मैं बोला, सुनती हो, देखो तो कौन आया है, मेरे बचपन का दोस्त माधव। हमेशा की तरह अंजलि ने सिर्फ सुना। मैं माधव को अंदर वाले रूम में ले गया। अंजलि को देखकर माधव हैरान हो गया। मन में कई सारे सवालों से भरी निगाहों से वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा ना तुझसे, वो कुछ नहीं बोलेगी। माधव की आंखें नम हो गई। मेरा हाथ पकड़कर वो बोला, यार तूने कभी बताया नहीं मुझे। किस्मत की बात है। अच्छा है तेरी किस्मत मेरी तरह नहीं है। चल बाहर बालकनी में बैठते हैं। मैंने फ्रिज से बियर की 2 ठंडी बोतलें निकाली हैं। चीयर्स। महफिल रंग ला रही थी। हम दोनों शराब के नशे में डूबते हुए अपने हिस्से का सुख दुख बांट रहे थे। बातों बातों में माधव ने बताया कि वो एक बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। इसी टेंशन के चलते उसे शराब की लत लग चुकी थी। सुनकर बहुत बुरा लगा। बियर कुछ ऐसी चढ़ी कि मेरा अंदाज शायराना हो गया। दुनिया में हर किसी को गम है, पड़ोसी को जाग कर देख, समझ आएगा मेरा कुछ कम है। मैंने बिरयानी ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी थी। रात के 10 बज चुके थे। डिलीवरी बॉय आया और बिरयानी देकर चला गया। हम बालकनी में ठंडी बियर के साथ बिरयानी का मजा लेते हुए फिक्र को धुएं में उड़ा रहे थे। बहुत दिनों बाद ऐसा ब्रेक मिला था। पल भर के लिए क्यों ना सही, हम दोनों सारे टेंशन भूल गए थे। कहते हैं एक तरफ दुनियादारी और दूसरी तरफ बचपन की यारी। रात के 11 बज गए थे पर बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। टाइम देखते हुए मैं बोला, यार बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है तुझे अब जाना चाहिए। और तू घर पर बताकर अभी तो नहीं आया है। छोड़ ना यार, रोज रोज थोड़ा ही ना मिलते हैं हम ऐसे। मैं माधव को दरवाजे तक छोड़ने चला गया। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसे सहारा दे रहा है। चल यार, मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। नहीं यार, तू चिंता मत कर, मैं चला जाऊंगा, तू यहीं रहे। भाभी को तेरी जरूरत है, मैं चलता हूँ। माधव के जाने के बाद मैं अंजलि के करीब गया और हाथ पकड़कर बोला, आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा यूं दोस्तों को घर में बुलाकर पार्टी करना पसंद नहीं। जब से तुम चुप हो गई हो जिंदगी बड़ी बोरिंग सी हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह
मैं भावुक हो गया था। बियर सर चढ़कर बोल रही थी। मैं अंजलि के बेड के पास लेट गया। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सर थोड़ा भारी लग रहा था। एक नींबू पानी ने हैंगओवर उतार दिया। ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। हमेशा की तरह सिस्टर मारिया के आते ही मैं निकल गया। उधर नेहा मर्डर केस में इंस्पेक्टर सुब्रत को कुछ खास क्लू नहीं मिल रहे थे। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जिस पर शक हो। नेहा की मेड, दूध वाला, पेपर वाला, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब से पूछताछ करने पर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जो केस का धागा खोल दे। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुके थे। रिपोर्ट्स को ध्यान से देखते हुए इंस्पेक्टर सुब्रत ने कहा, शिंदे, लगता है हमें इन्वेस्टिगेशन का रुख नेहा की ऑफिस की तरफ मोड़ना होगा। जी सर, हो सकता है हमें वहीं से कुछ मिल जाए। मैं जब ऑफिस पहुंचा मैंने देखा कि इंस्पेक्टर सुब्रत रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात कर रहे थे। अपनी सीट पर बैठकर मैंने अपना काम शुरू किया। इंस्पेक्टर सुब्रत ने अशोक और रोहित को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। मुझे डर था कि कहीं रोहित और अशोक प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से इंस्पेक्टर सुब्रत को कुछ उल्टा सुल्टा ना बता दे, जिससे पुलिस मुझे नेहा का कत्ल समझे। क्या ऑफिस में नेहा की किसी से कोई दुश्मनी थी? अशोक और रोहित ने वही किया जिसका मुझे डर था। मौके का फायदा उठाते हुए वो इंस्पेक्टर सुब्रत से बोले, सर, सूरज नेहा को अपना दुश्मन समझता था। उसे लगता था कि नेहा की वजह से उसका करियर रुक सा गया है। वो नेहा को अपने नाकामयाबी की वजह समझता था। बर्थडे वाले दिन सूरज अपने खराब अप्रेजल की वजह से गुस्से में था। उसने नेहा का बर्थडे पार्टी भी अटेंड नहीं किया था। इनफैक्ट सूरज नेहा से रिवेंज लेने वाला था। लंच के बाद थी मेरी बारी। इंस्पेक्टर सुब्रत ने मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। मैं अंदर चला गया। जिस तरह के सवाल उन्होंने मुझसे पूछे उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अशोक और रोहित ने कुछ खिचड़ी पकाई थी। मैं बिना डरे सब कुछ सच बताना चाहता था। फिर भी दिल के किसी कोने में एक डर छुपा था। कहते हैं कि अगर दिन खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। मेरी कुछ ऐसी ही हालत थी। हाय सूरज, हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं एंड वी एक्सपेक्ट 100% कोऑपरेशन फ्रॉम यू। होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल ऑफिसर, गो अहेड प्लीज। मैंने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। एक के बाद एक इंस्पेक्टर सुब्रत ने मुझसे मेरे और नेहा के रिलेशन के बारे में बहुत सवाल पूछे। जिस तरह से इंस्पेक्टर सुब्रत कुरेद कुरेद कर मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मुझे यकीन था कि रोहित और अशोक ने इंस्पेक्टर सुब्रत को मेरे और नेहा के बिगड़े रिश्ते के बारे में बताया था, खासकर वो अप्रेजल वाली बात। मैं बिल्कुल नहीं डरा। हर सवाल का डट कर जवाब दिया। जिसके सानिया और तुषार जैसे साथी हों उसे भला किस बात का डर। इंस्पेक्टर सुब्रत ने मुझसे पूछा। मैंने टेबल पर रखी वाटर बॉटल उठाकर पानी पिया। पर्सनली मेरे और नेहा की बिल्कुल नहीं बनती थी। इनफैक्ट मैं नेहा से काम के अलावा पर्सनल लेवल पर कभी इंटरेक्ट ही नहीं करता था। शी वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी। नेहा ने कभी मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं की। आई वॉज द मोस्ट डिजर्विंग मेंबर ऑफ अ टीम। बावजूद इसके उसने मुझे अप्रेजल में फेयरली वैल्यूएट नहीं किया। लोग मेरे काम का क्रेडिट ले लेते थे और नेहा उन्हें अप्रिशिएट करती थी। इस बार तो उसने हद कर दी। पूरी टीम के सामने मेरा इंसल्ट किया। उस दिन उसका बर्थडे भी था। उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए तबीयत ठीक ना होने का बहाना करके मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया। क्या तुमने कभी नेहा से इस बारे में बात करने की कोशिश की? मैंने कई बार कोशिश की थी, पर कुछ लोग थे ऑफिस में जो मेरे टैलेंट पर जलते थे। नेहा के गुड बुक्स में रहने के लिए उसे मेरे खिलाफ भड़काते थे और नेहा भी उनके झांसे में आ जाती थी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सूरज। आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। मैं कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया।
अचानक इंस्पेक्टर सुब्रत की नज़र मेरे की चेन में लगे पेन ड्राइव पर पड़ी और कुछ सोच में पड़ गए। किस सोच में पड़ गए हो सर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। धीरे धीरे सब समझ जाओगे शिंदे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इंस्पेक्टर सुब्रत क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट और एक होनहार क्राइम ब्रांच ऑफिसर थे। उनका मानना था कि हर क्राइम के पीछे क्रिमिनल का एक मोटिव होता है। क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए क्राइम का मोटिव और उसके पीछे छुपी क्रिमिनल की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेहा से जुड़े हर एक आदमी को ट्रैक किया जा रहा था। फ़ोन कॉल्स टैप हो रहे थे, उन पर कड़ी नज़र रख रहे थे और इस लिस्ट में शामिल थे नेहा के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन का टेंशन और दूसरी तरफ ऑफिस का वर्कलोड। इन्वेस्टिगेशन के चलते सभी को थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ रहा था। एचआर भी जल्द से जल्द एक नई टीम लीड को ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिस का काम खत्म करके हमने स्वाइप आउट किया। मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई थी। सिस्टर मारिया मेरा इंतज़ार कर रही थी। सॉरी सिस्टर मारिया, आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं तुम्हें फ़ोन करना भूल गया। कोई बात नहीं सूरज बाबा। सिस्टर मारिया अपना शिफ्ट ख़त्म करके घर चली गई। सूरज ने जल्दी में खाना बनाया और खाना खाते हुए अंजलि के पास आकर बैठ गया। क्या तुम्हें पता है, किसी ने नेहा का मर्डर किया है। पुलिस ऑफिस में सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पता नहीं अशोक और रोहित ने क्या कह दिया मेरे बारे में पुलिस को। मुझसे बहुत देर तक सवाल कर रहे थे। पुलिस को शायद मुझ पर शक हो चुका है। मैं जानता हूं मेरी और नेहा की नहीं बनती थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने उसको खून किया है। अचानक आंखों में कशिश के साथ एक उग्र रूप से मैंने अंजलि की तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें भी मैं खूनी लगता हूं? अंजलि की तरफ काफी देर तक मैं घूरता रहा, फिर मन में 1 से 10 तक गिनती की और गुस्सा अपने आप शांत किया। कभी कभी ना जाने मुझे अचानक से क्या हो जाता है। मैं दवाई लेकर सो गया। शायद स्ट्रेस मुझ पर हावी हो रहा था। अगली सुबह मैं ऑफिस गया। सिक्योरिटी गेट पर आईडी कार्ड स्वाइप करके मैं अंदर गया। पूरा फ्लोर सुनसान था। अक्सर मेरे आने से पहले ही पूरी टीम आ जाती थी। आज शायद सूरज पश्चिम से निकला था। आखिर सब लोग गए कहाँ? क्या आज ऑफिस की छुट्टी तो नहीं है? आज तो संडे भी नहीं है। मैंने सानिया को फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर तुषार का नंबर ट्राई किया, आउट ऑफ कवरेज एरिया था। मैंने सोचा कि ये कोई प्लान किया हुआ प्रैंक होगा। कभी कभार टीम में हम ऐसे प्रैंक किया करते थे। कुछ देर होने के बाद भी जब कोई नहीं दिखाई दिया तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने रिसेप्शन पर भी कॉल करने की कोशिश की, फिर ऑफिस के सारे फ़ोन डेड थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डर के मारे मुझे पसीने छूटने लगा। तभी किसी के चलने की आहट हुई। जूतों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई और मेरे सामने आकर खड़े हो गए इंस्पेक्टर सुब्रत और मेरी पूरी टीम। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है सूरज। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें क्या लगा नेहा का मर्डर करके तुम बच जाओगे? नेहा के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स से मैच कर गए। इसके अलावा एक आई विटनेस भी है हमारे पास। इतने सबूत काफी है तुम्हें जेल की हवा खिलाने के लिए। चुपचाप हमारे साथ चलो। कांस्टेबल शिंदे ने मुझे हथकड़ी पहनाई और उसे ले जाने लगे। सूरज जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो आखिर कर भी क्या सकता था। मुझे जेल नहीं जाना। मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे बचा लो। मैं खूनी नहीं हूं। मैं खूनी नहीं हूं। Eight.